हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु के दरोगा सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ कॉर्पुलेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, TDNISR डॉट डॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blank with appropriate word. I will help you, what डॉट डॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, तोपची में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रत्यय वे शब्द जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण आई, नी, अनि, ई इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6, काला अक्षर डैश बराबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालयी श्रेणियां जो म्यांमार से सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटकाई बूम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालयी श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश डफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी तथा पटकाई बूम। असम मिकिर पहाड़ी बरियल श्रेणी। नागालैंड नागा पहाड़ी। मेघालय गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी। मिजोरम मिजो पहाड़ी। मणिपुर मणिपुर पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बराही। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 455 मीटर है, जो कि शिमोगा जिले कर्नाटक में स्थित है। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा कठोर है। जोगी अगर सोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात: धुआंधार जलप्रपात नर्मदा मध्य प्रदेश, डुडुमा जलप्रपात मचकुंड ओडिशा, चुलिया जलप्रपात चंबल राजस्थान, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती छत्तीसगढ़, दूधसागर जलप्रपात मांडवी गोवा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी कर्नाटक, गोकक जलप्रपात घाटप्रभा कर्नाटक, चचाई जलप्रपात बीहर मध्य प्रदेश, बरकाना जलप्रपात सीता कर्नाटक, खंडाधार जलप्रपात कोरापानी नाला ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 9, झेलम तथा रावी नदी किस स्थान पर चेनाब नदी से मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झंग। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, भारत में लंबाई 1180 किलोमीटर है। पंचनद सतलुज ब्यास रावी चेनाब और झेलम संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा से मिठानकोट के पास मिलती है। झेलम नदी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित वेरीनाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और वुलर झील में मिल जाती है। रावी नदी पंचनद में सबसे छोटी नदी है, जिसका उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप से है। क्वेश्चन नंबर 10, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सितंबर के अंत में सूर्य का दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है, फलतः दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर में शरदकालीन वर्षा कराती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। इस
ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1982 में की गई थी। स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी ने इसकी स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 21 दिसंबर 2024 को 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,365.95 किलोमीटर स्क्वायर है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। कुल वनावरण 7,15,342.61 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि वृक्ष आवरण 1,12,014.34 किलोमीटर स्क्वायर है। वर्ष 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण वाले क्रमशः मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य मिजोरम 242 किलोमीटर स्क्वायर एवं सर्वाधिक कमी वाला राज्य मध्य प्रदेश 371.54 किलोमीटर स्क्वायर। वनावरण एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य छत्तीसगढ़ 684 किलोमीटर स्क्वायर एवं सर्वाधिक कमी वाले राज्य मध्य प्रदेश 612.41 किलोमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर, अंगूर उत्पादन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती और कटाई से संबंधित एक विज्ञान है। हॉर्टिकल्चर बागवानी के अंतर्गत फल, सब्जी या फूल, सुगंधित एवं मसाले वाली फसलें और सजावटी पौधे आते हैं। कृषि संबंधित अध्ययन की प्रमुख शाखाएं सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, पोमोकल्चर फलों की उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, एरोपोनिक्स हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। क्वेश्चन नंबर 14, किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दहेज। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। भरूच जिले में खंभात की खाड़ी पर यह बंदरगाह अपने रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए जाना जाता है। कांडला डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल आदि भारत में ज्वारीय बंदरगाहों के उदाहरण हैं। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित अलंग भारत का सबसे बड़ा पोत पुनर्चक्रण यार्ड है। पारादीप ओडिशा के तट पर स्थित गहरा तथा लैगून सह बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 15, जनसांख्यिकी लाभांश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के भारत की 62.5% आबादी है। भारत में जनसांख्यिकी लाभांश जो 2005 से 6 में शुरू हुआ और 2055 से 56 तक रहेगा। जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ है यह एक ऐसी स्थिति जब किसी देश की जनसंख्या में कामकाजी उम्र 15 से 64 वर्ष के लोगों का अनुपात आश्रित जनसंख्या बच्चों और वृद्धों की तुलना में अधिक हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह संस्थान 2008 में स्थापित किया गया था और सीआरपीएफ की परिचालन कमान के तहत काम करता है। आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थान: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक मृत ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिम्बोराजो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह इक्वाडोर में स्थित है और इसे एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार की होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। मेओन एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। फ्यूजियामा और वेसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैरी हेस। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन 1961 से 62 में हैरी हेस ने किया। हैरी हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के मध्य ज्वालामुखी उद्भेदन से कटकों के बीच की दरार का भराव लावा के द्वारा होने के कारण ही महासागरीय परपट्टी का दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है। फलतः महासागरीय तल का विस्तार हो रहा है। आर्थर होम्स ने 1930 के दशक में संवहन धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूरा चुंबकत्व अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए के द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटसन तथा क्रिक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का प्रस्ताव 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इसके लिए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को वर्ष 1962 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए यह एक अणु है जो सभी जीवित चीज़ों में आनुवंशिक जानकारी रखता है। यह डबल हेलिक्स आकार में मौजूद होता है जो 2 धागों से बना होता है। डीएनए में 4 बुनियादी रासायनिक आधार होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। यह माता पिता से संतानों में हस्तांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजीय पादप से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि बीजीय पादप से प्राप्त होती है। यह दवा आर्टेमिसिया एनुआ नामक पौधे से निकाली जाती है जो एक बीजीय पादप है। मलेरिया के लिए सिनकोना कुनैन की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। यह परजीवी, जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, मच्छरों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 21, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग से किया जाता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी होती है, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला
अवलांगेटा भाग से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दुग्धजनक हार्मोन को प्रोलैक्टिन कहते हैं, जिसका संक्षिप्त रूप LTH है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करता है। TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो थायराइड को बताता है कि कितना हार्मोन उत्पादित करना है। ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक हार्मोन है जो गुर्दे द्वारा पुनः अवशोषित किए जाने वाले पानी की मात्रा को नियंत्रित करके शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। FSH या कूप उत्तेजक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो यौन विकास और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस रोग के पहचान के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइफाइड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। विडाल परीक्षण का उपयोग टाइफाइड के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण का उपयोग टाइफाइड के निदान के लिए किया जाता है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाले टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्वचा में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है। यह कीरेटिन एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील और संरचनात्मक तथा तंतुवत होता है। सींग, नाखून, खुर, बाल आदि में भी अल्फा कीरेटिन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा गलत सम्मिलित है? चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, जैकब और मोनोड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जैकब और मोनोड नहीं बल्कि बीडल और एवं टैटम के द्वारा की गई थी। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल एवं टैटम, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज, ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड, उपार्जित लक्षणों की वंशागति की अवधारणा लैमार्क। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेक्सोस शर्करा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज एक साधारण चिन्ह है जो जीवित जीवों में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन परमाणुओं द्वारा शर्करा का वर्गीकरण मोनोसैकेराइड को उनमें मौजूद कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। हेक्सोस में 6 कार्बन परमाणु वाली शर्कराएँ, पेंटोस में 5 कार्बन परमाणु वाली शर्कराएँ, टेट्रोस में 4 कार्बन परमाणु वाली शर्कराएँ और डायोस में 2 कार्बन परमाणु वाली शर्कराएँ उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 27, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वायु में हाइड्रोजन का जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जहां हाइड्रोजन गैस हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया से एकमात्र उत्पादन के रूप में जल उत्पन्न होता है। इस प्रतिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है 2H2+O2 बराबर 2H2O। यह प्रक्रिया दहन का एक रूप है, विशेष रूप से हाइड्रोजन का दहन, जो पानी उत्पन्न करने और ऊर्जा मुक्त करने के लिए जाना जाता है। हवा में हाइड्रोजन के दहन का मुख्य उत्पादन जल है। यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, जिसका अर्थ है यह गर्मी और प्रकाश के रूप में बड़ी मात्रा में
ऊर्जा का निष्कासन करती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रॉकेटों को प्रणोदन उत्पन्न करने के लिए ईंधन और एक ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है। ईंधन जलता है और ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का संयोजन व्यापक रूप से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजनों में उपयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन एक उच्च प्रदर्शन वाले ईंधन के रूप में कार्य करता है और द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है। यह मिश्रण उच्च विशिष्ट आवेग प्रदान करता है और उप उत्पाद के रूप में केवल जल वाष्प का उत्पादन करता है। अतः द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का संयोजन आधुनिक रॉकेटों में विशेष रूप से क्रायोजेनिक चरणों में एक अत्यधिक प्रभावी और आमतौर पर इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला प्रणोदक प्रणाली है, क्योंकि इसकी दक्षता और स्वच्छ जलने वाले गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कॉपर सल्फेट फंगसनाशी, पेनिसिलिन प्रतिजैविक, यूरिया उर्वरक, मेलेथायन कीटनाशी। क्वेश्चन नंबर 30, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे सहज ज्वलनशील नहीं हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कार्बनिक यौगिक हवा में सहज ज्वलनशील होते हैं, परंतु इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से बने होने के कारण अत्यधिक दहनशील होते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आसानी से जलते हैं, जिससे दहन पर महत्वपूर्ण गर्मी निकलती है। कई कार्बनिक यौगिकों में वास्तव में अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं, खासकर वह जिनमें छोटे आणविक भार और कमजोर अंतराण्विक बल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विसंक्रामक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हाथों तथा पैरों में त्वचा रोग तथा कवकों के संक्रमण को रोकने तथा अल्सर के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है तथा गोनोरिया नामक बीमारी के उपचार में पोटेशियम पर मैग्नेट जैसे एंटीसेप्टिक का ही प्रयोग किया जाता है। पेपर पर फैले संतुलित पोटेशियम पर मैग्नेट में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाने पर पेपर सुलगने लगता है। पोटेशियम पर मैग्नेट एक प्रबल ऑक्सीकरण के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रायोलाइट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र Na3Al6 होता है, जिसमें सोडियम, एल्युमिनियम तथा फ्लोरीन होता है। कैल्साइट खनिज में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन होता है। बॉक्साइट खनिज में एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। हेमेटाइट में आयरन व ऑक्सीजन होता है। क्रायोलाइट कांच जैसा रंगहीन सफ़ेद या लाल से लेकर भूरे काले रंग का हो सकता है तथा प्रायः बड़े दानेदार रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवरक्त विकिरण। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में अवरक्त किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक प्रकार है। इसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य की तुलना में ज़्यादा लंबी होती है। अवरक्त विकिरण
आवृत्ति प्रास 3.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से 3 × 11⁻11 हर्ट्ज तक। तरंग दैर्ध्य प्रास 7.5 × 10⁻7 मीटर से 3 × 10⁻3 मीटर तक। उत्पत्ति परमाणुओं और अणुओं में बाह्य इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा परिवर्तन से, जैसे तापदीप्त पदार्थ से। क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता। क्वेश्चन नंबर 35। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जरा सा भी अधिक हो जाता है तो प्रकाश विरल माध्यम से बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए 2 शर्तों का पूरा होना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 36। राडार का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन वाट। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। यंत्र आविष्कारक सोनार पॉल लैंगविन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैक्स नॉल और अर्नस्ट पनडुब्बी, वसुवेल स्टीमर रॉबर्ट फुल्टन, जेट इंजन फ्रैंक व्हिटल, थर्मियोनिक डायोड जे फ्लेमिंग, परमाणु भट्टी एनरिको फर्मी। क्वेश्चन नंबर 37। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.54। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। पदार्थ अपवर्तनांक, पदार्थ अपवर्तनांक। वायु 1.0003, जल 1.33, एल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, तारपीन तेल 1.48, ग्लिसरीन 1.47, बर्फ 1.31, क्राउन कांच 1.51, फिलंट कांच 1.67, सेंधा नमक 1.54, माणिक्य 1.76, हीरा 2.42। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कण का त्वरित गति को दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1929। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। इस सभा का उद्देश्य जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों को संगठित करना था। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन। प्रथम सोनपुर 1929, सहजानंद सरस्वती। द्वितीय गया 1934, पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय हाजीपुर 1935, सहजानंद सरस्वती। प्रमुख किसान नेता। कार्यक्षेत्र यदुनंदन शर्मा गया, यमुना कार्य दरभंगा सारण, राहुल सांकृत्यायन अन्नावरी अम्बाड़ी, कार्यानंद शर्मा मुंगेर बरहिया ताल। क्वेश्चन नंबर 40। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र देव। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1954 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और
सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ला शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 41, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक घाटा। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार के सभी व्ययों तथा प्राप्तियों से होता है। इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि राजस्व घाटे का कितना भाग चालू बजटीय व्यवहारों के कारण और कितना भाग पिछले वित्तीय वर्षों में किए गए बजटीय व्यवहारों के कारण है। से सार्वजनिक ऋणों पर किए जाने वाले ब्याज का भुगतान विगत वर्षों में किए गए बजटीय व्यवहारों का परिणाम होता है, जिसका कोई संबंध वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजटीय व्यवहारों से नहीं होता है। इसीलिए चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। मौद्रीकृत घाटा। राजकोषीय घाटे का वह भाग जिसकी आपूर्ति सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से की जाती है, मौद्रीकृत घाटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्र। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों को लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, डेयरी उद्योग, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 43, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों का शिक्षा स्तर। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास ही सभी आर्थिक गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य है। जहां आर्थिक समृद्धि की सामान्यता सकल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में मापा जाता है, वही मानव विकास की माप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके कई आयाम हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में प्रकाशित अपनी पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में मानव का विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की एक माप है। मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव विकास के संदर्भ में 3 मूलभूत आयामों की माप करता है। ये तीन मूलभूत आयाम हैं: लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि, एक अच्छा जीवन स्तर। नंबर 44, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संकार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। यह कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। इस आयोग के द्वारा 22 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पूर्व नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस परिषद द्वारा कृषि क्षेत्र से संबंधित हैंडबुक ऑफ
एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय रिजर्व बैंक के नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करने के निर्णय के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक संभावना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्याज दरों में वृद्धि की। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि का प्रभाव। नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करने पर वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी। वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी, बैंकों के पास तरलता में कमी एवं ब्याज दर में वृद्धि, निवेशकर्ताओं तथा परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी अर्थात उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, NSSO। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के समूह की एक गंभीर चुनौती है। देश के लिए बेरोजगारी मानव संसाधन की हानि है। रोजगार में अनुपातिक वृद्धि के बिना होने वाली आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय रहित तथा विकास से वंचित समृद्धि होती है और इस कारण यह निरर्थक होती है। एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है, किंतु उसे काम नहीं मिलता है। सामान्य रूप से 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय अर्थात कार्यशील माना जाता है। अतः अगर इस आयु वर्ग के व्यक्ति लाभदायक रूप से नियोजित नहीं हो तो इन्हें बेरोजगार माना जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, टेबल टेनिस खेल के खेल परिसर को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बोर्ड। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। इस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होते हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार 1917 ईस्वी में हुआ था। परिमाप, टेबल की लंबाई 2.74 मीटर, टेबल की चौड़ाई 1.52 मीटर, टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर, गेंद का वजन 2.4 से 2.53 ग्राम, गेंद का रंग सफ़ेद अथवा पीला। प्रमुख खेल शब्दावली: सर्विस, पेनहोल्डर, ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्विंग, पशु स्ट्रोक, रैली, लेट रिवर्स, टॉप स्पिन, फायल, चाइनीज ग्रिप आदि। कुछ अन्य प्रमुख तथ्य देखेंगे। परिसर संबंधित खेल: कोर्ट टेनिस, बैडमिंटन, एरिना, घुड़सवारी, रेंज, निशानेबाजी, तीरंदाजी, डायमंड, बेसबॉल कोर्स, गोल्फ, मैट, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, वेलोड्रम, साइकिलिंग, रिंग स्केटिंग, मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। स्थापना अप्रैल 1957 ईस्वी। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ। क्वेश्चन नंबर 49, सफ़ेद झंडा चिन्ह किसका प्रतीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संधि या समर्पण। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। चिन्ह प्रतीक: झुका झंडा, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक, कबूतर पक्षी, शांति का प्रतीक, हरा प्रकाश, यातायात को जाने का संकेत, आंखों पर बंदी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, न्याय का प्रतीक। बाँह पर काली पट्टी,
शोक, विरोध और दुख का प्रतीक। एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी। बिजली का खतरा। चक्र, प्रगति का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अखंडता, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। प्रसिद्ध न्यायविद सह संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना अमेरिका संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही है। के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 ईस्वी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। इसके द्वारा भारतीय राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यवस्थित किया गया। ये प्रावधान भारत के संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। स्वतंत्रता के बाद कई बार राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई। वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक और क्षेत्रीय भाषा के मुद्दे थे। इस संदर्भ में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। SRC को नेतृत्व S. फजल अली कर रहे थे और इसके 2 सदस्य थे, M. फनिक्कर और H.N. कुंजरू। क्वेश्चन नंबर 52, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। संसद द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जोखिमपूर्ण कार्यों में प्रतिबंध हेतु बनाए गए अधिनियम निम्न हैं। कानून कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 आदि है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इस दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आदि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं।
अनुच्छेद 23 इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 का 1 राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। इनमें से राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 का 1 गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित कर दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54 लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जनसंख्या। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 के 2 के क में उल्लेखित है कि राज्यों को लोकसभा सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। लोकसभा सदस्यों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्य के अनुसार उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17, सिक्किम नागालैंड 1, अरुणाचल प्रदेश 2, हिमाचल प्रदेश 4। क्वेश्चन नंबर 55 यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तदर्थ समिति। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तदर्थ समिति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है और जब वह अपना काम समाप्त कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तदर्थ समिति या अस्थायी समिति यह 2 प्रकार की होती है, जांच समितियाँ, सलाहकार समितियाँ। जांच समितियाँ किसी तात्कालिक घटना की जांच के लिए गठित की जाती है। सलाहकार समितियाँ किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करने के लिए गठित की जाती है। अस्थायी समिति यह अस्थायी एवं नियमित है, जिसका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसार किया जाता है। अस्थायी समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। इसमें शामिल निम्न समिति है: वित्तीय समितियाँ, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। अन्य अस्थायी समितियाँ कार्यमंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति। क्वेश्चन नंबर 56 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 9वीं अनुसूची भू सुधारों और जमींदारों प्रणाली के उन्मूलन एवं अन्य मामलों से संबंधित राज्य विधानमंडलों और संसद के अधिनियमों और विनियमों वर्तमान में 284 प्रविष्टियां है को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में यह स्पष्ट कर दिया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ। इसमें 29 विषय है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को, 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, 2003 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 57, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को संसद की सभा पटल पर कौन रखवाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 281। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद संबंधित विषय। अनुच्छेद 282, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। अनुच्छेद 283, संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। अनुच्छेद 287, विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 289, राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रावी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हड़प्पा सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की गई। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 60, किस गवर्नर जनरल के समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1839 से 42 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया।
शाह शुजा को दोस्त मुहम्मद की जगह वहाँ का शासक बनाने के लिए त्रिपक्षीय संधि में रंजीत सिंह भी शामिल हुए। जॉन कीन के नेतृत्व में बोलन दर्रे से अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया। 1840 में दोस्त मुहम्मद के आत्मसमर्पण पर शाह शुजा को शासक घोषित कर दिया गया। 1842 से 78 तक अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। 1878 से 80 में लिटन ने अग्रगामी नीति को अपनाते हुए दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध छेड़ दिया। कुछ विजयों के उपरांत वहां ब्रिटिश रेजिडेंटों की नियुक्ति की गई, किंतु अनियंत्रित स्थिति को देखते हुए बाद में अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में स्वीकारा गया। नंबर 61 1755 में फौजदार के रूप में हैदर अली के फ्रांसीसियों की सहायता से कहाँ एक शस्त्रागार की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी डिंडीगुल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया तथा अपनी योग्यता के दम पर वह सेनापति के पद तक पहुंच गया। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 में हैदर अली ने नंजराज को हराकर मैसूर की सत्ता हाथिया ली। हैदर अली अपने कार्यकाल के दौरान सेना का पुनर्गठन किया, जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई और तोपखानों आदि का निर्माण कराया। कालीकट पर विजय प्राप्त कर समूचे मालबार तट पर पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि पर कर लगाया, जहां नायरों से उसका संघर्ष हुआ। हैदर की मृत्यु 1782 ईस्वी के बाद मैसूर की गद्दी पर टीपू सुल्तान बैठा, जो राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर के समकक्ष ही ठहरता था। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, मैंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 62 विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व में उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के पश्चात कहा कि यह राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बख्शी जगबंधु। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रमुख किसान आंदोलन नेतृत्वकर्ता और समय। नील आंदोलन दिगंबर 1859 से 60, पावना विद्रोह ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल 1873 से 76, मोपला विद्रोह अली मुसलियार 1920 से 22, कूका आंदोलन भगत जवाहरमल, रंपो का विद्रोह सीताराम राजू 1879 से 1922, ताना भगत आंदोलन जतरा भगत 1914, तेभाग आंदोलन कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह 1946, एका आंदोलन मदारी पासी 1921 से 22। क्वेश्चन नंबर 64 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इन 3 में से एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया। मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 6 कमिश्नरों में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री, दूसरा विदेश सचिव तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रीवी काउंसिल के सदस्य में से चुने जाते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। क्वेश्चन नंबर 65, किस पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यपुरा पाषाण काल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल, इस काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। इस काल में बहुसंख्यक कोर, फलके तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। भारत में इस काल को अलग स्थान देने का श्रेय सेकालिया महोदय को जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में चकिया बेलन घाटी, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में व्यास वनगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 66, मौर्य काल में राजकीय भूमि का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शीताध्यक्ष। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। मौर्य काल मुख्यतः कृषि प्रधान था। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कृष्ट जुती हुई आदेव मात्रिक बिना वर्षों के भी अच्छी खेती होती थी। आकृष्ट बिना जुती हुई स्थल ऊंची भूमि। राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। भूमि कर 2 प्रकार का होता था, पहला सेतु कर, दूसरा वन कर। क्वेश्चन नंबर 67, किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। शाहजहां 1627 से 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वाजिर पद एवं महाबत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। शाहजहां के समय प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 68, स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे प्रमुख नेताओं द्वारा स्थापित स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत पार्टी के रूप में भी जाना जाता था। CR दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। पार्टी का नाम स्वराज वाक्यांश से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्वशासन, और यह व्यापक रूप से ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्रता के अभियान के लिए लागू किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन के वापस लेने के कारण तथा 1923 के चुनावों में भाग लेने के उद्देश्य से किया गया था। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया, जो स्वराज्यों की एक प्रमुख
उपलब्धि थी। क्वेश्चन नंबर 69, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किया। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी। जॉर्ज बुश अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 70, अप्रैल थीसिस किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए लेनिन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। अप्रैल थीसिस लेनिन के 3 मांगों पर आधारित थी। पहला, 1914 का प्रथम विश्व युद्ध समाप्त किया जाए। दूसरा, सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए। और तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। इसे आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन तथा मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की। क्वेश्चन नंबर 71, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका आयोजन गुजरात में हुआ। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर 2025 के बीच किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, खनन निर्भर क्षेत्रों पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देने के लिए रिक्लेम का शुभारंभ किया है। एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का शुभारंभ किया गया है। जुलाई 2025 में नई राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH 44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत डल झील में किया है। हैदराबाद को भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत सरकार द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछने का लक्ष्य किस वर्ष का रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2030। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मूलतः इस परियोजना का समय सीमा 2019 था, लेकिन विभिन्न कारणों से 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। परंतु ABP और नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के माध्यम से यह प्रयास 2030 तक आगे बढ़ाया गया है। भारत सरकार भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047, सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047, भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047।
क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ पर अपनी पहली विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दुबई। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। भूटान ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेप ऑफ और लैंडिंग हेलीप्लेन कैबोराइट X7 कनाडा की निजी कंपनी ने बनाया है। लाइबेरिया का MSC ELSA-3 मालवाहक जहाज केरल के समीप डूब गया। AI मैत्रियोस्का गूगल की एक बहुराष्ट्रीय AI व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 75, एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भीख देना अपराध घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष जस्टिस मदन लोकुर को नियुक्त किया गया है। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दुशांबे, तजाकिस्तान। भारत एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025 से 26 के लिए संभाली है। सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन काठमांडू में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 से 25 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए तथा यह समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 पुरस्कार श्रेणी और विजेता शहर: सुपर स्वच्छ लीग इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। मिलियन प्लस श्रेणी 10 लाख प्लस अहमदाबाद। अन्य अग्रणी शहर लखनऊ, भोपाल, जबलपुर। सबसे स्वच्छ गंगानगर, प्रयागराज। स्वच्छ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। सफाई मित्र सुरक्षा शहर गोरखपुर, विशाखापत्तनम, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वावलंबनी कार्यक्रम को नहीं शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को साल 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। महिला समानता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्माण पोर्टल। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। निर्माण पोर्टल के जारीकर्ता केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी है। निर्माण पोर्टल का पूरा नाम नोवेल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है। पोर्टल जारीकर्ता उद्देश्य नाट्स 2.0 पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, IT विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ाना। बैंकनेट पोर्टल भारत सरकार, इसके द्वारा बैंक ई नीलामी की दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार किए जाएंगे। एम्स 2.0 पोर्टल केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, यह पोर्टल स्टील आयात की निगरानी और घरेलू स्टील उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के मध्य 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया।
यह अभ्यास वर्ष 2011 से एक वार्षिक आयोजन रहा है जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित होता है। इसका कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, सम्मिलित देश स्थान, डेजर्ट फ्लैग 10-2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास, संयुक्त अरब अमीरात 22वां खान क्वेस्ट 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास, मंगोलिया। पहला टाइगर क्ला 2025 भारत अमेरिका गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत फ्रांस ला कैवेरी फ्रांस। 15वां नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत मंगोलिया उलान बटोर मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से किन्हें COP29 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुख्तार बाबायेव। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। COP29 सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत होता है। COP29 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुआ। इसका परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कैथरीन रसेल को यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। असीम मुनीर को पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 खबरों में रही एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अब तक की सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जयाति रात्रे बनी है। जयाति रात्रे मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य प्रमुख चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय है। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा बनी है। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा बनी है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेवा से सीखो अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेवा से सीखो अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 83 भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी नौसेना के लिए सोनोबॉय का सह उत्पादन करने का समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इससे अंडर सी डोमेन अवेयरनेस को मजबूती मिलेगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संजय भारतीय सेना तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। सत्य नडेला की माइक्रोसॉफ्ट ने AI नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार और व्यवसायों के साथ हाथ मिलाया है। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका नाम रिमेई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल को लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चिकित्सीय रूप से मंजूरी दे दी है। भारत 21 जनवरी 2025 को यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बना था। क्वेश्चन नंबर 85 बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3682। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
बाघ गणना रिपोर्ट 2022 का जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान है, जिसने यह रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। क्षेत्र या राज्य बाघों की संख्या 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2022 रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश 526 785, कर्नाटक 524 563, उत्तराखंड 442 560, उत्तर प्रदेश 173 205, बिहार 31 54। देश में सबसे अधिक बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में 260 है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2026। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न कृषि नीतियों में लैंगिक असमानता को दूर करना तथा कृषि में महिलाओं की चुनौतियों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए डल झील। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके अंतर्गत 5 खेल कैनोइंग, रोइंग, शिकारा रेस, वाटर स्कीइंग और ड्रैगन रेस को शामिल किया गया है। भारत सरकार चेन्नई तथा मुंबई के शहरों को एशिया तथा यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी। पुस्तक ध का संबंध नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से है। पुस्तक टेस्टेड का लेखक पैट कमिंस है। विजडन 2025 के कवर पेज पर क्रिकेटर हैरी ब्रूक की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 38वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका टैग लाइन संकल्प से विकास तक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजन निकाय भारतीय ओलंपिक संघ। खेलों की संख्या 38, प्रतिभागी 10,000 से अधिक, शीर्ष स्थान सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंगना रनौत। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नोट, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पहली बार भारत में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाला 12वां संस्करण, जिसमें 1000 प्लस एथलीट 100 प्लस देशों और 186 पदक प्रतियोगिताओं की भागीदारी शामिल है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, रिलायंस जियोमार्ट के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले, मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन एवं जसप्रीत बुमराह, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 90, जुलाई 2025 में बिहार सरकार द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिहार आइडिया फेस्टिवल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा 14 जुलाई 2025 नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार आइडिया फेस्टिवल नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पहल छात्रों, युवाओं, उद्यमियों और स्टार्टअप टीमों, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी अपने विचार सीधे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करती है। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 11 से 12 जुलाई 2025 को बिहार सरकार द्वारा पटना के ज्ञान भवन और बापू सभागार में 2 दिवसीय आरोग्य पर्व 2025 नामक राज्य स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन बिहार में किया जाएगा।
माँ सीता का जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किया गया। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में बिहार के किस जिले में अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहतास। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रोहतास में आयोजित इस कार्यक्रम में इसरो के निदेशक नीलेश देसाई व अन्य वैज्ञानिकों ने भाग लिया। अंतरिक्ष यान सम्मेलन का बिहार में रोहतास के अलावा पटना, पूर्णिया एवं राजगीर में आयोजन किया गया। यह पहल इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार के सहरसा जिले को पहला विकसित स्टेशन बनाया जा रहा है। उड़ान स्कीम के तहत दरभंगा बिहार भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट बना। बिहार का 262वां शहरी निकाय मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को बनाया गया। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के बेगूसराय को प्रथम स्थान मिला। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ से मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। यदि y का 90% x है तब x का कितना प्रतिशत y होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 111.1%। क्वेश्चन नंबर 93, एक बक्से में 100 पेन है जिसमें से 8 खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब न होने की प्रायिकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23/25। क्वेश्चन नंबर 94, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन नंबर 95, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3:4। क्वेश्चन नंबर 96, 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को करने में कितने दिन लेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 97, 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 है उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है। कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 31,400। क्वेश्चन नंबर 98, एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 12.33%। क्वेश्चन नंबर 99, संकेतों का कौन सा आदान प्रदान निम्नलिखित समीकरण को सही बना देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें जब समय 2:25 हो, 2:25 हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 77.5 डिग्री। तो गाइज आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।